नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस ऑपरेशन के हवाले से जो कि मुकम्मल हो गया और मार्का हक जो कि 22 अप्रैल को शुरू हुआ तो ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक इसको मार्का हक डिक्लेयर किया गया। वो तमाम अरसा जब 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक हमने मुकाबला किया, 22 अप्रैल को जब इल्ज़ाम लगा और उसके बाद वो तमाम एफ़र्ट्स जो कि पहले अमन के लिए की गई, इसके लिए की गई कि तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए और उस तफ्तीश के बाद ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए। लेकिन भारत मुसलसल हट तरमी पे अड़ा रहा। उस हट तरमी के नतीजे में उसने जारियत भी की और जारियत के नतीजे में उसको मुंह की भी खानी पड़ी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे तज्ज़ियाकार, हमारे माहिरीन इस चीज़ को बरमला कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले जो टीवी से पर खिताब किया अपनी कौम के साथ, वो मुकम्मल तौर पर एक हारे हुए शख्स की कहानी थी। वो उसका ऐसा किस्सा था जिसमें वो बहाने बना रहा था, अपनी कौम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। ये कह रहा था कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। वो ये कह रहा था कि टॉक और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और उससे पूछने वाले पूछ रहे हैं कि अगर टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते तो फिर तुम टेररिज्म की सपोर्ट क्यों करते हो? तुम पाकिस्तान में BLA की सरपरस्ती क्यों करते हो? तुम पाकिस्तान में TTP को फाइनेंसिंग क्यों करते हो? तुम यहाँ पर राह में इसके लिए डेस्क क्यों बनाते हो? ये सवाल किए जा रहे हैं। इस वक्त खुद नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया जो कि जलील हो चुका, रुसवा हो चुका, अपनी येलो जर्नलिज्म से भी आगे की कोई जर्नलिज्म करते हुए अब वो सवाल कर रहा है। अब वो बहुत सारे सवालात मेजर ग्रुप आर्य से भी किए जा रहे हैं। अब वो उन तमाम चैनलों से किए जा रहे हैं जो गलत खबरें देते रहे, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब ये बरमला कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का गोरबाचोव साबित होने जा रहा है। सियासी मुश्किलात उसके लिए बढ़ रही हैं। अभी वो पार्लियामेंट में गया, वहाँ पर जो तकरीरें हुई, जिस किस्म की बातें की गई, वो एक वज़ीर आज़म के लिए ज़िल्लत आमेज़ ही कही जा सकती हैं। कम से कम अल्फाज में भी सवाल हुए उससे और उसके पास कोई जवाब नहीं थे। उसके बाद एक घड़ा घड़ाया खिताब जो था वो किया गया। उसके साथ ही खालिस्तान की सूरत हाल देख लें, कश्मीर की सूरत हाल देख लें, आप नागालैंड की सूरत हाल देख लें, मिज़ोरम की देख लें, फिर आप खारजा तल्लुकात की तरफ चले जाएँ। आप खारजा तल्लुकात में कनाडा के साथ पहले ही तल्लुकात ख़राब हैं। अब खुद भारत के माहिरीन कह रहे हैं नेपाल उनके साथ नहीं है, श्रीलंका उनके साथ नहीं है, म्यांमार उनके साथ नहीं है। हालांकि ये रियासतें ये समझा जाता था कि भारत की जेब में हैं। बांग्लादेश उनके मुखालिफ हो चुका है। चीन की तरफ चले जाएं, चीन पाकिस्तान के साथ। और मैं कुर्बान जाऊं चीनियों के, आम चीनी बाशिंदों के, जिस तरह वो वीडियोस बना रहे हैं पाकिस्तान के हक में। अज़रबैजान से लेके चीन तक हर जगह पे एक पाकिस्तान की सपोर्ट है। भारतीय कह रहे हैं कि वो तुर्की के टूरिज्म का बाइकाट करेंगे। वो कह रहे हैं हम वहां पर नहीं जाएंगे। भाई ना जाओ, तुर्की को उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुर्की इस वक्त टूरिस्ट का हब है। पूरी दुनिया से सयाह तुर्की ना जाएं तो वो अपनी सियाहत को नामुकम्मल समझते हैं। तुम उसमें क्या कर लोगे? लेकिन ये एक बड़ी अहम बात है जो की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी इसी तरह की सियासत मजीद करता रहा, जो कि अहमकाना है, नफरत पर मबनी है, तअस्सुब पर मबनी है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने पर मबनी है, वो भारत को तोड़ देगा, नाकाम हो जाएगा। इस पर बात करेंगे डॉक्टर शबीर अहमद खान जो कि माहिर सियासियात हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ। इसके साथ हमें अजहर जावेद साहब ने ज्वाइन किया है लंदन से, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। और इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका भी प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नरेंद्र मोदी का अभी खिताब शबीर अहमद खान साहब आपने सुना, उसके अहम नुकात आपको बताए, जिस किस्म की वो धमकियाँ दे रहा था। अभी फिर जो है उसका ख़त्म नहीं हुआ वो सारे का सारा जो एक जिस दुनिया में वो रहते हैं, ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये गोरबाचोव साबित होगा, हिंदुस्तान को तोड़ के जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वो तवक्को किए बैठे थे कि शायद एक मौका आएगा और नरेंद्र मोदी जो है ना वो कोई विक्ट्री जिसको कहते हैं ना स्पीच, और वो कहेंगे कि देखें जी उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए और उन्होंने वो अपने जो गोल्स थे वो उस तरह से। ये विक्ट्री स्पीच तो किसी एक ने करनी थी ना, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने कर दी। अब ये हम भाईजान तीसरे दिन आगे कहेंगे मैंने कोई विक्ट्री स्पीच करनी है, तीसरे दिन तुम विक्ट्री स्पीच तो नहीं कर सकते। वो सर हारे हुए शख्स की एक तकरीर थी, और वो भी राहुल ने आपको देखा कि उसने उसको ख़त लिखा और कहा कि तुम आके जवाब दो पार्लियामान में आके और बात करो। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी ये दिखाई दे रहा था, उनके जो अल्फाज हैं, कोई एक बात उनके पास ये नहीं थी करने के लिए कि देखें यहाँ हमें कामयाबी मिली है। वो बार बार ये जो टेररिज्म की बात करते हैं और बाकी बातें करते हैं, उनको इस बात का तो जवाब देना चाहिए था कि आप तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने के हक में ही नहीं थे।
मुतअद्दिद बार आपको कहा गया कि आप बैठ के बात करें, लेकिन आप हमेशा इसको इग्नोर करते रहे। आज ये क्या हुआ है कि वो मजबूर हैं और एक दूसरा मुल्क, तीसरा फ्रीक आप कह लें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सिर्फ सीज फायर नहीं हुई है, बल्कि एक न्यूट्रल साइट पे एक कंपोजिट डायलॉग होना है और उस पर कश्मीर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होनी है। आज डीजीएमओस का जो बुनियादी राब्ता हुआ, इब्तदाई राउंड जो हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल मुज़ाकरात तो भी आगे होंगे। देखिए जी, ये पूरा अभी एक फ्रेमवर्क तय होना है, लेकिन सर डायलॉग पे आना, आप देखें आगरा पे जब मुशर्रफ गए थे वहाँ पे, ये बात को भी 2 डेकेड से ज़्यादा हो गए। और ये तो ज़रूर हुआ कि दरमियान में एक दौरा हुआ, नरेंद्र मोदी आए, लेकिन डायलॉग जो था उससे वो भागते रहे हैं। इवन डायलॉग तो सर 22 अप्रैल से लेके आखिर तक हम कहते रहे उनको, लेकिन 10 मई तक क्या कहते रहे, 6-7 मई तक, 6 और 7 की दरमियानी रात को हमला किया ना, 22 अप्रैल से लेके क्या कहते रहे कि भाई बात करो, सबूत दो, हमसे तुम्हें सबूत चाहिए, हमसे सवाल करते हो, हम सवाल का जवाब देते हैं, तुम्हारे पास जो मौजूद है सबूत हमें दो कि हम किस तरह मुलव्वस है। बात करने से इनकार करते रहे, तो फिर ठीक है, फिर भुगतो, फिर अब मार खा के ही तुमने बात करनी थी, तो फिर बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब्बा जान के तौर पे आ गए हैं तुम्हारे, तो फिर करो बात अब उस पर। ये तो इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जी उनको भी कहा कि जी वो कोई तीसरा फ्री का, ये भी अब देखें 2 जगह नाकामी देखें। एक डायलॉग से इनकार करते थे, डायलॉग करना पड़ रहा है, एक ये सालसी से इनकार करते थे और ये कहते थे कि नहीं ये हमारा शिमला माहिदे के तहत ये बायलैटरल, वो अब सालसी पे भी आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना ये हैरानकुन वाकया हुआ है, खुद उनके गले पड़ गया, उनके गले पड़ गया। इंटरनेशनली इसको किस तरह देखा जा रहा है? अजहर जावेद चूंकि लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन में यकीनी तौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसके तमाम इम्पैक्ट्स वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर जब हम हाई कमीशन देखते हैं इंडिया का, पाकिस्तान का, वो एक्टिविटी का मरकज़ बने हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है। एक तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, भारतीय अजहर जावेद साहब वहाँ पर किस हाल में है? एक पहले तो बड़ा मुकाबला हो रहा था और पाकिस्तानी डट के मुकाबला भी कर रहे थे, अब भारतीयों का क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह है? और दूसरा जो वाइब्स आती हैं कि पॉलिटिक्स इस तरफ जा रही है, वो वाइब्स क्या हैं? नजम अली साहब, सबसे पहले तो आपको और तमाम कौम को मुबारकबाद हो। खैर मुबारक, इस खैर वक्त मुबारक। जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आपको मुबारक हो, और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर लगा हुआ एक दाग, एक धब्बा, जो चंद नामाकूल लोगों के ने, जिन्होंने अपने यूट्यूब की खातर, अपने सोशल मीडिया की खातर पाकिस्तान और पाकिस्तान के सिपह सालार और पाकिस्तान के फौज के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, उसको ओवरसीज पाकिस्तानीज ने निस्तो नाबूद किया। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी पाक फौज, अपने सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर, अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ और पूरी हुकूमत के साथ खड़े रहे। ये सबसे बड़ी चेंज जो ओवरसीज पाकिस्तानीज में मुझे नजर आई। वो पाकिस्तानीज जो थोड़े से डगमगा भी रहे थे, इवन जो पक्के सपोर्टर थे तरीके इंसाफ के, वो भी इस सफ में खड़े हो गए कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो एक ऐसा बयानिया, एक झूठा बयानिया, एक झूठी मुहिम इस सारी जंग के बाद यहाँ पर जमीन बोस हुई है, जिसको उठाने के लिए, जिसको बनाने के लिए अरबों जो रुपए हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे। आपको याद है अमेरिका में मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, बरतानिया में हुई, और सारा ये जो कंपेन बनाई गई थी वो एक ही धड़म से तख्ता नीचे गिरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियत वापस आई है। ऑलरेडी ज्यादातर पाकिस्तानी, 90% से ज्यादा पाकिस्तानी पहले खड़े थे, जो 10% भूले भटके हुए लोग थे, वो भी अब अपनी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। ये तो सबसे पहले बड़ा चेंज जो मैं आपको वाज़े तौर पर ये बताता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की हिफाजत का बेड़ा उठाया। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है? जब अल्लाह ताला ने 27वीं रात को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा की उमंगों के मुताबिक जो लोग हैं, अपनी उमंगों का तर्जुमान है, वो पाकिस्तान को कोई कैसे जो है वो तबाह कर सकता है? तो इसी सूरत में, सूरत हाल में, जहां बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी खुश है, यहाँ पर मुसलमान जो दीगर ममालिक से हैं, अरब ममालिक से हैं, मिस्र से हैं, शाम से हैं, इराक से हैं, फलस्तीन से हैं, यकीन करें वो इतने खुश हैं। वो लोग मिले हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन में हमारे साथ इसराइल कर रहा था, आज बदला
पाकिस्तान ने इजरायली ड्रोन का कब्रिस्तान बना के हमें उसका बदला लिया है। यहाँ पर पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करती रही हैं, और पाकिस्तान के लिए जो यहाँ पर पिछले 8-10 दिन में जो कुछ हुआ है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का हाल। दूसरा, यहाँ पे जो लोकल गोरा है ना, जो यहाँ पे मिलिट्री को समझता है, मिलिट्री के अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ मतलब ब्यूरोक्रेसी में है, स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, खासतौर पर जो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को कि इस बैटल को उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन था कि पाकिस्तान जीतता, क्योंकि भारत के पास कई गुना ज्यादा वसाइल थे, कई गुना बड़ा वो मुल्क था, लेकिन पाकिस्तान, वो ये कहता है कि हम हैरान हैं कि पाकिस्तान ने इस जो जंग है उसमें फतह कैसे हासिल कर ली। ये एक केस स्टडी बन चुका है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री हिकमत अमली रही, जिस तरह से हमारे सिपह सालार ने पूरी जंग को लेके चले हैं, यहाँ के वॉर कॉलेजेस जो हैं बरतानिया के, वो इसको अब निसाब में शामिल करने जा रहे हैं। ये मेरी एक बड़े अहम शख्स है जो कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इस पे आपको बात बता कर रहे रहा हैं हूं कि वो ये कह रहे हैं को हम अपने मिलिट्री की जो हमारे कॉलेजेस हैं, मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट जहां पढ़ाते हैं, उसमें हम इसको शामिल करेंगे। तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया जा रहा है, पाकिस्तान की इस फतह को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हमारी जो एयरफोर्स ने जिस तरह 5 रफाल, बल्कि आप तो 6 कह रहे हैं, जो 5-6 त्यारे गिराए, और पहले दिन ही जिस तरह 5 त्यारे गिराए गए, उसको भी यहाँ की जो मिलिट्री निसाब है उसमें शामिल किया। तो ये अल्लाह का एक करम रहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत देनी थी, मोदी से एक गलत हरकत करवाई, और उसके नतीजे में यकीन करें पाकिस्तान का सुनहरी दौर शुरू होने वाला है, जहां पर अमेरिका का सदर क्लिंटन कहता है, ट्रंप कहता है कि अब मैं तजारत करूंगा, अगर तुम पाकिस्तान से भी तजारत करूंगा। पहले तो पाकिस्तान का नाम नहीं था, अब वो पाकिस्तान को भी अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान को से वो खुश हैं कि पाकिस्तान, सारी बात है, बहादुरों का पूरी दुनिया साथ देती है, और जो बहादुरी पाकिस्तान फौज ने दिखा दी है, पाकिस्तान की क़यादत ने दिखा दी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिखा दी है, वो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो पाकिस्तान इंटरनेशनली इस वक्त बहुत हाई पिच पे चला गया है, हाई ग्राउंड पे चला गया है, और लोग पाकिस्तान को इस वक्त वेरी हाई रेटिंग दे रहे हैं। ये बड़ी अहम बात कर रहे। मैं जाहिद साहब की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा फिर शबीर साहब, ये कमेंट मैं आपसे चाह रहा था कि पाकिस्तान की रैंकिंग में इजाफा, एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई कि पाकिस्तान की आज जो स्टॉक मार्केट थी उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और मजमूई तौर पर आप ये समझिए कि उसके मजमूई हुजूम में 9% का इजाफा हुआ। ये अल्लाह का करम हुआ, वो तमाम घाटे जो जंग से पड़े थे वो स्टॉक मार्केट के पूरे हो गए, वो निकल गए, सारे नुकसानात पूरे हो गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान का आलमी बरादरी में जो अहमियत बढ़ी, जो वक़ार बढ़ा, जो उसकी रैंकिंग बढ़ी, जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, उस पर कमेंट चाह रहा था मैं आपसे। देखें, सबसे पहले तो रीजन की बात देखें। हमें तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि जी हमारे तो मगरबी बॉर्डर से हमें ख़तरा है, कभी कहा जा रहा था कि जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, पाकिस्तान ने इस ख़िते में, जिसको आप साउथ एशिया कहते हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया, फिर साउथ वेस्ट एशिया, जी, अपने नेबर्स में, यानी वो जो इंडिया के गिर्द ममालिक हैं जो खौफजदा रहते थे, पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पे उभरा है रीजन में। फिर आप देखें जो अभी टोन बदली है एक सुपर पावर की और अमेरिका की, वो शुरू में तो कह रहे थे कि ये बड़ी दिलचस्प स्टडी है। ये समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं कई हवालों से, हमारे इंटरनल पॉलिटिकल हवाले से, हमारे एक्सटर्नल इंडिया की तरफ झुकाव के हवाले से उनके, लेकिन वो तो पाकिस्तान के लिए एक, ये समझें कि स्पोर्टर बन के सामने आए हैं वो तो पाकिस्तान के। वैसे मेरा हमेशा ये रहा कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान डेमोक्रेट से अगर कंपेयर करें तो निस्बतन बेहतर अदवार में रहे, लेकिन चंद सालों से चूंकि टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ रहा, और हम चूंकि चाइना के ज़्यादा करीब गए और हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने, ख़ासतौर पे सी बैक और ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, तो अमेरिका हमें उन नज़रों से नहीं देखता था। आपने देखा अमेरिका ने इंडिया के साथ जो उसका 5th जनरेशन जो तैयारा है, जो बाइडेन इंतजामिया जो थी वो हमें टफ टाइम देती रही इस हवाले से, लेकिन अब फिर ट्रंप ने चूंकि उसका यू टर्न लेना था तो वो फायदा पहुंचा। देखिए, हमने यहाँ ये साबित किया कि अगर अमेरिका इंडिया को इसलिए प्रिपेयर कर रहा था कि उसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी कर रहा था,
अब ये था कि F-35 जो उनका F-16 से बेहतर त्यारा है और बेहतर वर्जन का त्यारा है, वो उनके साथ वो डील कर रहा था कि शायद इसको चाइना के हवाले से या यहाँ पे खड़ा किया जा सके। पाकिस्तान ने इस मिथ को तोड़ दिया है। अच्छा, वैसे बाद इतलात किए हैं कि F-35 की डील भी खतरे में पड़ गई खतरे है। में देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि चाइना तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सका। जी हाँ, मैं कहता हूं कि चाइना की नजरों में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। अच्छा, फिर हमारे जो अरब ममालिक के जो दोस्त हैं, और उनके सामने उनके सामने मैं ये पाकिस्तान डोनाल्ड का ट्रंप वकार। की पॉलिसी के हवाले से अजहर जावेद साहब का भी कमेंट लेना चाह रहा हूं। अजहर साहब, क्या कमेंट करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप शुरू में ये समझा जा रहा था पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके आने के बाद पाकिस्तान को रिलीफ महसूस हो रहा है। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी वॉर है। वो उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है कि दुनिया में कहीं भी जंग ना छिड़े। तो सही। इसी पॉलिसी को लेके जब देखें सब चीज़ें नोट हो रही होती हैं। जो पाकिस्तान में सफारत खाने बैठे हुए हैं, इसके अलावा रियल टाइम इंटेलिजेंस इन सुपर पावर्स के पास होती है। इनके पास जो इंडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, उनके पास सब मालूमात थी कि ये सारी जंग जो है ये इंडिया ने छेड़ी है, और इस जंग को दुनिया में कहीं भी पसंद नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इसी मिजाज के आमिल है। जब उनको रिपोर्ट्स मिली हैं, सारा कुछ हुआ है, पहले तो जाहिर बात है उन्होंने पहले दिन ही पाकिस्तान की फेवर में चले गए जब उन्होंने कहा कि हमारा इस जंग से लेना देना नहीं, क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि शायद क्या यकीनन कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। भारत ये समझ रहा था कि बरतानिया उनके साथ खड़ा होगा। भारत ये समझ रहा था कि रूस उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन तीनों में से कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और तीनों लोग जो बरतानिया अभी इसी जंग के दौरान ही बरतानिया और भारत के दरमियान बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है, और भारत ये समझ रहा था कि वो इस ट्रेड डील की वजह से बरतानिया हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत जो बरतानिया वो नहीं खड़ा हुआ। तो अब होता क्या है कि एक तरफ मुल्कों के होते हैं माली मुफादात, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान की अहमियत है वो पूरी दुनिया में पहले ही मुसलमान थी। पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर एक अहम मुल्क समझा जाता है, लेकिन जिस तरह बहादुरी और शुजात के साथ अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को पाकिस्तान ने गिराया है, और गिराया भी वाज़े बर्तरी के साथ है। तो इस वक्त पूरी आज भी डेविड लेमी है जो फॉरेन सेक्रेटरी है बरतानिया के, उन्होंने इसहाक डार साहब से फोन पे बात की है। और इसहाक डार, अब तय क्या हो रहा है, अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्होंने इस सारे मामले में कश्मीर का मसला हाईलाइट हो गया। कश्मीर का मसले पे उन्होंने कहा कि अब ये हल होगा। ये तो सबसे बड़ी नाकामी, बिल्कुल सही। बल्कि ये तो पाकिस्तान फायदा को हो उम्मत गया, मुसलमान फायदा हो गया। बिल्कुल इसी डिबेट में, इसी बहस में मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ भी जाना चाह रहा हूँ। जाहिद साहब, एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल ये पैदा हो गई कि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने जंग जीती, वाज़ेह तौर पर भारत को शिकस्त हुई। आज कोई तीसरे दिन नरेंद्र मोदी टीवी स्क्रीनों पे नजर आने शुरू हुए। पहले पार्लियामेंट में उन्होंने बेइज्जती करवाई, उसके बाद वो टीवी चैनल्स पे आकर बैठे और वहाँ पर बैठे कह रहे हैं कि जनाब बात होगी तो पाकिस्तान वाले कश्मीर पर होगी, बात होगी तो टेरर पर होगी। ये किस किस्म का रवैया? ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नजम साहब, ये तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो इसी तरह ही करेंगे। मैं आज एक चैनल पे था और ये तकरीबन 6-6:30 बजे का वक्त था, तो उसमें 100% इनकी जो स्पीच लाइकली स्पीच थी उसके ऊपर यही प्रेडिक्शन की थी कि वो ये चीजें कहेंगे। और देखिए उनकी मिलिट्री हैज फेल्ड। पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन हुई है, जो हमारा डिफेंस के बाद जो हमारा डिफेंस और डिफेंस के बाद जो हमने अपने पोटेंशियल शो किया अपने रिस्पांस के बीच में, उसने मुकम्मल तौर पे भारतीय जो मिलिट्री है ना उसको एम्बेरस कर दिया जी। और ये किसी भी कमांडर की, पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप की, तमाम कमांडरों की सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है टू एम्बेरस, टू इन्फ्लिक्ट एम्बेरसमेंट ऑन टू द एनिमी मिलिट्री। तो वो पाकिस्तान ने किया। पहले ही 40-45 मिनट की बैटल में ही आपने उनको इररिलेवेंट कर दिया, उनकी एयरफोर्स को, फिर उनकी आर्मी को भी आपने एम्बेरस कर दिया, अपनी नजरों में वो गिर गया। तो ये सिर्फ बस वो शरेड, अपनी सियासत जो वो सीना चौड़ा करके जाना चाहते हैं नवंबर में अपने आरएसएस की 7 साल तकरीबात में, उसके लिए इन्होंने किया है। और सेकेंडली, पहले भी वेस्ट को थोड़ा सा था कि शायद ये, या अमेरिका को कि शायद ये कुछ कर लेगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेगा, या पाकिस्तान
रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और ये थोड़ा सा फायर शायर करके या जो भी है इसको थोड़ी सी ग्रेस मिल जाएगी और ये मामला चल पड़ेगा। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान तो डिफाइंस के मोड में है, पाकिस्तान के तो खून में है जी, पाकिस्तानियों के खून में है, कैरेक्टर में है कि वो किसी की इजारादारी नहीं मानते, किसी की इंटिमिडेशन कोरिजन नहीं मानते। और फिर डिफेंस भी हमने किया है, हमने साबित किया कि हम अपने न सिर्फ नजरियाती बल्कि अपने जोग्राफियाई सरहदों, अपने नजरियाती सरहदों और अपने आज़ादी की हिफाजत करने वाले हैं। फिर हमने अपना पोटेंशियल बताया कि हम अब बदला भी लेने वाले हैं। ये नहीं कि बस हमने डिफेंस करके आपके 2-3 राफेल गिरा के और 5 जहाज गिरा के या 6 जहाज गिरा के हम बैठ जाएंगे। फिर हमने उनको मारा है और विनिंग आखिरी पंच पाकिस्तान ने डिलीवर किया, जिसके ऊपर नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा जी पाकिस्तान की मिलिट्री ने इन ऑल डोमेन्स। तो है तो ये कलेक्टिव नेशन की फतह थी जी, हमारे नौजवानों ने जिस तरह लड़ा साइबर के बीच में, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन मीडिया, तो दिस वाज अ पाकिस्तानी रिस्पॉन्स। अब उसके पास कुछ और ऑफ कोर्स वो बैगिंग मोड में था। अमेरिका को उसने कहा जी कि मुझे तो बचाना पड़ गया है, आपको बचाना पड़ेगा। फिर अमेरिका ने भी देखा ये तो मेरा वॉच डॉग था, ये और थोड़ा सा जलील हो गया, तो जिसके लिए मैं इसको इस घोड़े पे शर्त लगा रहा हूँ, ये तो लकड़ी का घोड़ा साबित हुआ है, तो इसको तो कल सारे आगे लगा। तो इसकी थोड़ी सी इज्जत बचा ली है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसको इंग्लैंड का, यूके का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसको पाकिस्तान के दोस्तों का। साहब एक सवाल जो है, एक सवाल मैं एक सीनियर फौजी तजियाकार से ही पूछ सकता हूँ, आम बंदे से नहीं पूछ सकता। वो ये है कि जो कुछ हमारी फ़िज़ाइया ने किया, जिस तरह राफेल तैयारे गिरा दिए, जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह हमारे पायलट गए और जज्बा शहादत से गए, यकीनी मौत की तरफ गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख कर गए, फिर वापस आए। जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी फ़ौज ने रिएक्ट किया, जिस तरह वहाँ पर चौकियाँ गिराई, सर ये हमारी फ़ौज की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो तो बहुत बढ़ गई होगी और इंडिया की बहुत कम हुई होगी इससे। देखिए, इंडिया को भी पाकिस्तान की रैंकिंग का, पाकिस्तान की फौज का, इनकी कैपेबिलिटीज का बिल्कुल क्लियर था, जहां तक उनकी जेन्युइन इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थॉट थी। जो मोदी की जो आगे फिर मिलिट्री है, जिसको उसने काबू करने की कोशिश की है आफ्टर सैकिंग 2 सीनियर जनरल ऑफिसर्स और एक सीनियर एयरफोर्स जनरल ऑफिसर, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो इतने सीनियर ऑफिसर्स को उसने सैक इसलिए किया कि वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इसको बता रहे थे और दुनिया तो उसकी मोतरफ है पाकिस्तान फौज की जी। हम तो जानते हैं, मैं तो सेंटकॉम में रहा हूं, आई हैव वर्कड विद द अमेरिकंस, दे एग्जैक्टली नो पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की वाहिद फौज है जिसने वॉर ऑन टेरर जीती हुई है। ये तो भी अफगानिस्तान के हालात और एक नई एप्लीकेशन, अब उस पर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। वो जो रेड सिंडिकेट जो इन प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को वीक करना चाह रहा था, उन्हें पता चल गया कि जिस घोड़े के लिए हम इसको वीक करना चाह रहे हैं वो तो लकड़ी का घोड़ा निकला, जैसे मैंने पहले कहा। तो अब वो भी थोड़ा सा हाथ खींचेंगे कि यार दिस इज अ फोर्स व्हिच कैन नॉट बी इग्नोर्ड और इट इज फोर्स टू बी रेकन्ड विद। तो वो पाकिस्तान को कभी भी बाईपास नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का स्टेचर बड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री का स्टेचर बड़ा है। सबसे बड़ी बात है नजम साहब कि पाकिस्तान का एज अ स्टेट स्टेचर बड़ा है। नया पाकिस्तान आपको मुबारक हो। और इस मिलिट्री ने न सिर्फ आपको मिलिट्री डोमेन में एक बहुत अच्छे टेबल सेट करके दिया, नोशन ऑफ विक्ट्री बहुत हाई नोट पे लिखा है, इसने जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड अबाउट यू उसको बहुत इंप्रूव करके आपको दिया है। आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी जो डिप्लोमेसी इसको हेड स्टार्ट दिया है। अभी अगला जब फेज आएगा जब हम इनसे बातचीत करेंगे, और मोदी खुद एतराफ भी कर रहा है कि हमने टेररिज्म पे बात करनी है, कश्मीर पे बात करनी है। गो कहता यही है कि हमने तो उस कश्मीर पे बात करनी है, लेकिन कश्मीर पे तो बात करनी है, कश्मीर तो झगड़ा शुरू हो गया, पानी पे बात होगी ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान का इस वक्त हमारी मिलिट्री लाइफ में जी, हमने इंडिया को डायरेक्ट लड़ा भी है कश्मीर के बीच में, हमने खिफ्ता खारिज को भी लड़ा है अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग नेबर्स फाटा के बीच में। लिटरली मैं बताऊं कि ये जो पिछले 48 घंटे गुजरे हैं, ये हमारी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हे हैं, जिसमें हमें, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। और ये सोशल मीडिया का नौजवान हो, चाहे हमारा साइबर का नौजवान हो, हम शुक्रिया अदा करें उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को ये ताकत बख्शी। आज अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर ना होता, पाकिस्तान की फौज ना होती, तो आज आपके मुल्क में इंडिया की फौज लैंड कर चुकी होती, आज आपकी आज़ादी सलब हो चुकी होती। मैं ये एड्रेस उन लोगों को कर रहा हूँ जो हमारे अंदर रहते हैं, वो पाकिस्तान की फौज को अंडरमाइन करना चाहते हैं, फौज और अवाम के बीच में झगड़ा डालना चाहते हैं। इस मौके पर इस पर ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, ये इशारा ही काफी है। लेकिन ये वॉर खत्म नहीं हुई है नजम साहब, अभी तो सिर्फ एक बैटल ओवर हुई है, वॉर जारी है। तो इसलिए अभी कोहेजन के साथ, इसी सिनर्जी के साथ
हमने इस पूरी कैंपेन को आगे अच्छा, लेके जाना है। जो वैसे मुझे मार्का बाकी हक है, पैनलिस्ट की तरफ भी आना है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल आप ही की बात से एक और निकल आया। वो ये है कि आपने भी इशारा दिया कि वॉर ऑन टेरर हम लड़ते भी आए, वो इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के हवाले से टेररिज्म के खिलाफ हमने पूरी जंग एक लंबी लड़ी, कुर्बानियाँ दी, अभी भी लड़ रहे हैं। अब ये जो चूंकि टेररिज्म को इस वक्त पाकिस्तान में जो फाइनेंस कर रहा है वो किसी भी तरीके से, वो माली तरीके से है, सियासी तरीके से है, किसी भी तरीके से है, वो इंडिया का है। इंडिया को होगी डिफीट। अब इसका जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग देख रहे हैं और जो उनकी प्रॉक्सीज हैं यहाँ पे BLA और TTP जैसी, उन पे क्या असरात होंगे? देखिए उसको मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ उसको अभी ये एनहांस करेंगे जी। इनको पहले इससे ये शक दूर करने की कोशिश की कि अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की इससे वॉर ने वॉर की, और इसने समझा कि मैं ये जो BVRs और ये मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके इनको इंटिमिडेट कर लूंगा। पंच उससे इतना बड़ा पड़ा है कि उसकी गूंज अभी तक उसके कानों में है। अब उसे पता है कि अगली दफा तो ये और हैवी आएंगे। वो तैयारी जरूर करता रहेगा, इस डोमेन में भी करता रहेगा, लेकिन अब वो प्रॉक्सीज को एनहांस करेगा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें वीक करने के लिए, क्योंकि ये जो जख्म उसको दिए हैं ये इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। अगला जो अभी बीजेपी का लीडर आएगा या जो टेक ओवर करेगा, वो उसका तो स्टार्ट ही नेगेटिव से हो रहा है। सबसे पहले तो उसने अपनी फौज की इज्जत बहाल करनी है। फौज उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए हैं। आज इनके एक जनरल है PR इनके पुराने DG आर्टिलरी रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल बड़ा क्लियरली कहा है कि जी चाइनीज जो इक्विपमेंट है वो जब पाकिस्तानियों के हाथ में या पाकिस्तानी फौज से लड़ने को मैं प्रेफरेंस कभी भी नहीं करूंगा। मैं तो प्रेफर करूंगा कि मुझे चाइना के साथ ही लड़ना पड़ जाए। तो इसका मतलब है कि दे एग्जैक्टली नो कि PR शंकर उनका नाम है जी, PR शंकर एक्स DG आर्टिलरी है उनके, अभी एक एरोस्पेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, नकबर कमांड उनके। उन्होंने कहा जी अगर मुझे लड़ना पड़े तो आई प्रेफर फाइटिंग चाइनीज आर्मी विद मॉडर्न इक्विपमेंट रादर देन पाकिस्तान मिलिट्री। तो ये तो उनको बिल्कुल क्लियर है। और भी इतलात आ रही हैं, मैं वो भी आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन कुछ जो और खबरें हैं शबीर अहमद खान साहब, खबर ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया और जितने घाटे थे वो आज के दिन में पूरे हो गए। कोई 9% मजमूई इजाफा हो गया, 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। ये जो हमें फतह मिली है, फौज को फतह मिली है, पाकिस्तान को फतह मिली है, ये मुझे लग रहा है कि ये हमारी जो इकोनॉमिक विक्ट्रीज हैं उनमें भी प्लस करेगी, उसमें भी फ़ायदेमंद होगी। आपको भी लगता है? आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात की है ना, वो ये तो बात किया करते थे ट्रेड के हवाले से, उनकी वॉर चल रही है चाइना से, और फिर टैरिफ्स पे इंडिया के हवाले से जो वो डील्स हैं, आज उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को एक बराबर की सतह पे उन्होंने कहा कि ये जो, बल्कि उन्होंने जुमला ये इस्तेमाल किया जा रहा है, वो वैसे तो वो ब्लफ कर रहे हैं कि सिर्फ कोई ट्रेड की वजह से ये सीज़ फायर नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप का कहना ये था कि मैंने सीधा सीधा उनसे कहा कि देखो ना तो हम इंडिया से ट्रेड करेंगे और ना पाकिस्तान से ट्रेड करेंगे, लेकिन अब हम इसका मतलब ये हुआ कि जो हम हमेशा अमेरिका से कहते रहे कि भी हमें एड नहीं, ट्रेड की बात करो हमारे साथ, मैं कहता हूँ कि अमेरिका का अब रवैया पाकिस्तान के साथ ऑल टुगेदर बदलेगा। अब वो जो हमारा डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ शामिल कीजिएगा कि हमेशा ये समझा जाता है कि भारत जो है वो एक बड़ी मंडी है, कोई 1.25 अरब लोगों की मंडी है, हम तो उससे बहुत पीछे हैं पॉपुलेशन में, तो इसकी वजह से वो बहुत बड़ी मंडी है और वो बड़ी अहमियत लेता है। अब बराबर रख के बात की जा रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखें सर, मैं तो आपको एक अमेरिका की मिसाल दी है, फिर दूसरा देखें CPEC और ये वन बेल्ट वन रोड वाली जो बात है ना, जो कनेक्टिविटी, चाइना का जो रिलायंस था ना आप पे, और थोड़ा सा आप समझते थे कि चाइना कई बार रिलेक्टेंट होता था कि दफ़ा वो स्पीड स्लो हो जानी CPEC की, आपने चाइना का जो इत्माद है उसको बढ़ाया है। तो गोया वॉल्यूम जो चाइना का पाकिस्तान के साथ ट्रेड का, अमेरिका का पाकिस्तान के साथ ट्रेड का, और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊं ये जो टेक्नोलॉजी है कहाँ पे जा डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे एक चीज़ ज़रा समझाइएगा, ये क्या गीदड़ सिंघी की शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने साहब ने या आसिम मदीर साहब ने ये किया क्या कि आपसे अमेरिका भी खुश है, वो भी बीच में पॉजिटिव उसकी वाइब्स हैं, आपसे चीन भी खुश है, ये तो कमाल नहीं कर दिया। ये मोजा इसलिए हुआ, देखें ये इस अंदाज से हुआ कि ये मैं जैसे अर्ज किया था कि दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो इस हद तक एक दूसरे पे, जिस तरह के ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल्स फेंके गए,
ये आसमान ने इससे पहले नहीं देखा था। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट और बड़े बड़े जो रियलिज्म के और स्ट्रक्चरलिज्म के बानी हैं, इवन जॉन मेयर शामिर को मैं सुनता रहा, वो यही बात करते रहे कि दो न्यूक्लियर पावर्स अगर आ जाएं तो फिर एस्केलेशन और फिर रिटेलिएशन, फिर एस्केलेशन ये जो स्पोर्ट है, ये देखें, तो इंडिया की तरफ भी जा सकती थी ना। नहीं, आपने जो मैसेज अभी देखें, चीजें अनफोल्ड होंगी। ये जो आवर्स में जंग बंद हुई और आवर्स में इंडिया को वो लाया गया उन टर्म्स पे, घुटने टेके गए उनकी तरफ से, सीज फायर का मुतालबा से पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी तरफ से नहीं था मुतालबा, बाजी हो गया, पता चल गया, सारी दुनिया ने कह दिया। तो जनाब आपने एक क्लियर, एक ऐसा मैसेज जिसको सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पैगाम ऐसा नहीं था, वो यूं पैगाम था कि बेशक आप ऊपर से लाइटें जला के अपने सैटेलाइट के थ्रू देख लें कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही है। तो ये जो था कि पाकिस्तान ने ये साबित किया कि एक बड़े दुश्मन के हवाले से ये कद जो है सियासी तौर पे, सफारती तौर पे बहुत ऊपर, बहुत बुलंद हुआ है। जंगी सर हमारा कुछ अब लोगों को समझाने वाला रह गया काम। अभी जाहिद साहब बिल्कुल मुख्तसर सी बात कर रहे थे। जाहिद साहब ने एक बात की है और मुबारकबाद दी है, मैं भी उनसे एग्री कर रहा हूं। ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है, एक ब्राइटर पाकिस्तान है, एक ग्रेटर पाकिस्तान है, एक शाइनर पाकिस्तान है, एक बावकार मुल्क के तौर पे हम नारा किसी और ने लगाया था, करके किसी और ने दिखा दिया। अजहर साहब, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हमारी जो यूथ है जिसको गुमराह किया जा रहा था, आप क्या देख रहे हैं? उनके मिजाज में भी कोई तब्दीली आ रही है? नजम अली साहब, बिल्कुल तब्दीली आ रही है। बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, वो पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हमने अपने बैरूनी दुश्मन को शिकस्त दी है, अपने अजली दुश्मन को शिकस्त दी है, लेकिन जो हमारे आस्तीनों के अंदर सांप हैं, जब तक हम इनसे नहीं निपटेंगे, जब तक हम इनके सर नहीं कुचलेंगे, जब तक हम इनको बिल्कुल इस काबिल नहीं बना देंगे कि ये किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, इनका भी कला कमा करना होगा। मुझे एक आज से मुझे शुरू हुई एक जो एंटी पाकिस्तान जो यूट्यूब अकाउंट था, मुझे आज मैंने देखा है अभी एक्स पे, उस पर पाबंदी लगी है। क्यों नहीं? अगर भारत जो है वो लगा सकता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगा सकता है, यूट्यूब पे लगा सकता है, तो हम पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनके यूट्यूब पे क्यों नहीं पाबंदी लगाते? इनका जो सबसे बड़ा एक जरिया है आमदनी का, वो यही यूट्यूब है, यही सोशल मीडिया अकाउंट्स है। हमें इनके सर भी कुचलने होंगे, इनकी जो सोशल मीडिया हमें चाहिए एक अजहर भाई, हमें ना थोड़ा सा देखना होगा। हमने सिर्फ हथियारों की जंग नहीं जीती, हमने बयानिए की जंग भी जीती। और मेरा ख्याल है अगर हम इस मौके पे अता तारड़ बतौर वज़ीर इत्तलात हुकूमत के, उनको, उसके साथ में बदर शहजाद को देख रहा था, हामिद फल्की को देख रहा था, उनकी पूरी टीम को देख रहा था, उनको अप्रिशिएट ना करें और उसके साथ साथ पाक फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं, उनको अप्रिशिएट कमाल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जिस तरह बयानिए की जंग लड़ी है, हकायक की, मंतक की, दलील की, सच की और झूठ का कला कमा किया, वो मैं समझता हूँ कि वो तो 24 आवर जंग पे रहे हैं। तारड़ साहब का जो टर्निंग पॉइंट आया ना इंटरनेशनली, वो अता तारड़ साहब के जो इंटरव्यूज थे ना बीबीसी और स्काई के साथ और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के साथ, वो एक इंटरनेशनल लेवल पे टर्निंग पॉइंट था। पहली दफा अता तारड़ साहब ने आए खुल के बात की, उन्होंने कहा कि भारत तो खुद एक रोग स्टेट है, भारत तो खुद एक दहशतगर्द स्टेट है, जो जाके कनाडा में सिखों को मरवाता है, जो अमेरिका में जाके सिखों को मारता है, जो इंग्लैंड में जाके सिखों को मारता है, वो बीएलए पे जो सपोर्ट करता है। तो मेरा ख्याल है जो अता तारड़ साहब ने ये किरदार अदा किया, जो इंटरनेशनल लेवल पे आके उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे बात की, वो यहाँ पे लोगों को समझ आई। पहली दफा मैंने देखा कि लोग जो हैं यहाँ पे गोरे भी हैं, वो उन्होंने उनको समझा, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव समझा। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का एक इंटरव्यू था स्काई के साथ, वो एक प्रेजेंटर है स्काई न्यूज की, वो यल्दा हकीम, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान बात करने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने काउंटर नैरेटिव करके उस सारे बयानियों को उल्टा और उसकी सारी चीजों को उन्होंने नेगेट किया, तो मेरा ख्याल है इसी तरह आप अमेरिका में जो रिजवान सईद शेख साहब हैं, जो पाकिस्तान के सफीर हैं, उन्होंने जाके इंटरनेशनल मीडिया पे बात की। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन था, लीथल कॉम्बिनेशन था। अजहर साहब, एक और बड़ा काम, बड़ा जबरदस्त काम जो हुआ, बहुत ही बाकमाल किस्म की चीज़ हुई, उसकी तरफ भी इशारा देना ज़रूरी है। वो ये हुआ कि इंडिया के मीडिया के पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी, वो झूठ थी, वो स्पेकुलेशन थी,
वो कभी कराची पे हमला करवा रहे थे, लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करवा रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे मीडिया के पास जितनी इंफॉर्मेशन थी वो आईएसपीआर की तरफ से जिस जिम्मेदारी के साथ अहमद शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने जिस जिम्मेदारी के साथ ही एक एक चीज सच, एक एक नुक्ता सच, एक एक जगह सच, एक एक हमला सच, और वो तो कमाल, यानी कि पाकिस्तान के मीडिया ने अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई तो उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बनाई जो हमारी रियासत की तरफ से हमें सच के तौर पे दी गई। इंडिया का मीडिया तो मार खा गया वहां पर। जो वली साहब उससे सोने पे सुहागा, फिर जो आगे वो जिस तरह बात करते हैं अहमद शरीफ साहब, और अहमद शरीफ साहब का जो काट है उनके लहजे में, जो जिस तरह वो एक क्या कहते हैं फातिहाना जो उनका स्टाइल है, उसने तो इंडियंस को तो वैसे ही गर्क कर दिया। वो जिस फसीह और बलागत के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं एक फौजी के लिए, आप ये तो कहते हैं जी कि वो एक जंग के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाता है, लेकिन अहमद शरीफ साहब तो मीडिया के भी मैदान के छुपे खिलाड़ी निकले, और जिस तरह उन्होंने उनका ये रूप आया सामने, तो इसका मतलब है ये कि पाकिस्तान जो है जहां मैदान जंग में अपनी दाग बिठाई है, उससे पहले ही पाकिस्तान ने अपने मीडिया और नैरेटिव, जहां पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव था वहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो नैरेटिव था, जिस तरह घंटों लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और जिस तरह सवाल ताबड़तोड़ सवाल आते थे, वो ताबड़तोड़ सवाल लेते थे, उसका मुकाबला करते थे, फिर उनका जो जवाब की एक जो क्लाशनकोफ चलती थी, फायरिंग होती थी, वो भी तबाहकुन। और ये नहीं हुआ कि 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, मैंने उनको 3-3 घंटे बोलते हुए देखा और मुसलसल बोलते हुए देखा। ये भी हमारी बड़ी कामयाबी थी। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर साहब, मैं एक और चीज़ इस वक्त पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। इतलात आ रही हैं कि जो सिख रेजिमेंट्स हैं भारतीय फौज की, वहाँ से बड़ा रिएक्शन हो रहा है, वहाँ से हथियार लेने की कोशिश उनसे की जा रही है, वो देने से इनकार कर रहे हैं। कोई फायरिंग की इतलात हैं कहीं पे कुछ इतलात हैं। एक बड़ा चैलेंज अब उनके अंदर शुरू हो गया है। जी ऑफ कोर्स, मैं अभी आपको नजम जो पिछली बात हो रही थी उसमें मैंने आपको कहा कि एम्बैरेस्ड, मिलिट्री इज फीलिंग एम्बैरेस्ड। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो सीनियर्स को कोस रहे हैं और जो सीनियर्स हैं वो परफॉर्मेंस को कोस रहे हैं। तो दे वर नॉट मेंटली इनटू दिस वॉर। ये तो मोदी की बंद गली, मोदी इसको आरएसएस की मिलिट्री बना के यूज करना चाह रहा था। देखिए, मिलिट्री किसी फौज की हो, किसी मुल्क की हो, नजम वली साहब, जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, वो किसी मजहब से हो, किसी मुल्क के हो, वो एक जज्बे से सरशार जरूर होते हैं, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना। और वो एक अपनी जिंदगी का, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं जंग अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के जायज पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक जायज जंग के लिए। जब आपको नाजायज जंग में डाला जाता है तो फिर यही हाल होता है जी। जिस मिलिट्री को ये पता हो कि इस ऑपरेशन का आगाज अपने ही 26 लोगों का खून करवा के मोदी साहब ने किया है, अपने ही हिंदुओं को मरवा के किया है, तो वो कैसे मेंटली एंड साइकोलॉजिकली उस वॉर में होते हैं। आज आपने एयर चीफ जो उनके साथ हुए, आपको आई एम श्योर कि आपको खबर आपने सुन ली होगी, देख ली होगी जी, कि एयर चीफ को 4 हिंदू ऑफिसर्स ने मारा है वहां पे, और झड़प हुई है, उनके आपस में लड़ाई हुई है जी, और वो दे आर अरेस्टेड कि जी वो इस तरह। तो ये कम्युनल लाइंस पे इसने पूरे फौज को डिवाइड कर दिया है, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को बिल्कुल डिवाइड कर दिया इसलिए। और भी जो क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज हैं जो इन हिंदुत्व के नीचे, तो अब ये हिंदुओं की, अब हिंदुत्व की मिलिट्री बना ले, ये रूल्स बना लेगा इनडायरेक्टली, अभी इनको साइडलाइन करना शुरू कर देंगे। फिर आपने जो अटैक किया अमृतसर के ऊपर, अपने 5 मिसाइल गिरा दिए, तो आपने तो खालिस्तान की तहरीक चला दी। तो देयर इज सीरियस प्रॉब्लम्स इनसाइड इंडियन मिलिट्री, और ये बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इन जस्ट वॉर, वही बात आखिर में वही बात हो जाएगी कि मोदी जो है वो गोरबाचूफ साबित होके जाएगा। अभी भी वो मुसलसल हमाकत करते चले जा रहे हैं, जिस तरह धमकियां दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। अदर जवेद साहब हमें लंदन से शामिल हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब ने हमें मुसलसल 2 घंटे तक यहाँ पर वक्त दिया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। इस वक्त जब मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के स्टेट टेलीविज़न पर, रियासती टीवी पर, मैं सरकार के टीवी पर इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मेरे फ़ख्र का, मेरे खुशी का आलम क्या है। मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है, और उस पाकिस्तानी के तौर पर हो रहा है जिसने हमेशा यहाँ पर पाकिस्तान की बड़ाई के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, और पाकिस्तान को एक अजीम ताकत यहाँ पर तामीर व तरक्की के लिए हमेशा
तीसरी दहाई, ये तीसरा अशरा गुजर गया, 3 अशरे गुजर गए, चौथा है ये, उसकी लड़ाई लड़ी है। आप सब मेरी तरह अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र कर सकते हैं। आप कहीं पर ताजर हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप मेरी तरह सहाफ़ी हैं, आप मेरी तरह सहाफ़ी के अलावा आप कोई जज हैं, आप इवन एक नौजवान हैं, एक स्टूडेंट हैं। आज आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को हैरान कर देने की ताकत रखता है। वो पाकिस्तान जो लोगों की तवक्कुआत को उल्टा के दिखा सकता है। वो पाकिस्तान जिसका जो अपने से 6 गुना ज़्यादा आबादी वाले मुल्क को, जिसकी फ़ौज अपने से 8 गुना ज़्यादा बजट वाली फ़ौज को परेशान करके तबाह करके रख सकती है। आप उस पाकिस्तान के शहरी हैं, इस पर फ़ख्र का इजहार कीजिए। एक बहुत ही नया पाकिस्तान, एक बहुत ही खुशहाल, एक बहुत ही ताकतवर पाकिस्तान आपका मुंतज़िर है। आज जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, आज जिस तरह तामीर व तरक्की के दीगर मंसूबे अब शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला, आप यकीन कीजिए आप पाकिस्तानी होने पर जो चंद लोग इस वक्त हमें शर्मिंदा करते थे, बातें करते थे, वो लोग खुद शर्मिंदा होंगे। हम बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गरूर के साथ, बड़े मान के साथ और बड़े एजाज़ के साथ कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और अपने दिल की गहराइयों से कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। यही मेरा पैगाम है। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।